नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आगामी परीक्षाएं आपकी होने वाली है, अभी आपका डेट आ चुकी है। एक तो डेट आई है आपकी 17 और 18 यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए जो आपकी डेट आई है वो 17 से 18 अ, फरवरी है, ठीक है। 17 और 18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम होगा आपका आरओ एआरओ का, अभी आपका 17 वो सॉरी 11 फरवरी को। इसके अलावा 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपके सर पे आ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है आपका रिवीज़न आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उस सब का रिवीज़न कीजिए फटाफट तेज़ी से, ठीक है। और अपनी तैयारी को, ठीक है, अपनी तैयारी को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज जो है आपकी क्लास रहेगी, ये तीसरी क्लास होगी आपकी, ये भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास का एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास का एक तरीके से इसमें रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो इससे पहले 2 वीडियो आपकी आ चुकी है, जिसमें आपका विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य सॉरी मगध साम्राज्य और विदेशी आक्रमण तक आपका कंप्लीट मैंने करा दिया था। तो आज जो चलने वाला है वो चलेगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। ये भारत का एक महान वंश माना जाता है और इसमें 3 प्रमुख शासक हुए। एक का नाम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे रहेंगे आपके बिंदुसार और तीसरे अशोक, ठीक है। इन 3 राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा मौर्य काल का जो प्रशासन रहा है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मौर्य काल का प्रशासन भी देखेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश जो रहा आपका सिकंदर के आक्रमण के बाद इस वंश की स्थापना हुई और इस वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो 323 बीसी से 145 बीसी के आसपास तक ये वंश माना जाता है और इस वंश के जो स्रोत हैं वो आपके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, ठीक है। तो इसके जो स्रोत हैं उसके बारे में साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो है पुस्तकों को शामिल किया जाता है। इसमें आपकी अर्थशास्त्र है, इस काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है, और उनके प्रधानमंत्री भी थे। तो ये तीनों इन्हीं के नाम हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। अर्थशास्त्र इस पुस्तक का नाम है और ये राजनीति से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन को चलाने के बारे में राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए या राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए, उस सब की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरी पुस्तक जो थी आपकी इंडिका थी। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल की या मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी पुस्तक की बात करें तो आपका पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे, आपके शुंग वंश का शासक था एक आपका पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में पतंजलि रहा करते थे। उनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था महाभाष्य। इससे भी मौर्य वंश के या मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करें मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस एक आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है विशाख दत्त की। इससे भी इस काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है आपकी कल्पसूत्र और ये भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। इससे भी इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। और एक पुस्तक है आपकी कथा सरित सागर। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी और इसमें भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब पुस्तकों से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ आपके पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि आपके अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख कह लो या शिलालेख कह लो, ये भी आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं ये अशोक के अभिलेख हैं। ब्राह्मी और ब्रह्म लिपि और खरोष्ट लिपि, इन दोनों लिपियों में अशोक के अनेक आपके शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 14 है, ठीक है। तो इनमें से आपका जो है इन्हें पहली बार 1837 ईस्वी में इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के अभिलेखों और स्तंभ लेखों को पढ़ा गया जिनकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेखों की संख्या अगर शिलालेखों की बात करें तो 14 थी। शिलालेख यानी कि पत्थर का कोई भाग, पत्थर के किसी बड़े भाग पर जब लिखवा दिया जाता है तो उसको शिलालेख कहा जाता है। इनकी संख्या 14 थी। और बात करें स्तंभ लेख यानी कि पिलर, ठीक है, स्तंभ पिलर, ठीक है। पिलरों की संख्या कितनी मिली है? तो पिलरों की संख्या मिली है कितनी? 7। और इन पर भी अशोक के द्वारा अनेक बातों का चित्रण करवाया गया है। अपने शासनकाल के बारे में जो उनके शासनकाल की जानकारी मिलती है इन्हीं से आपका मिलती है। तो 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। इन 14 शिलालेखों में से कुछ प्रमुख शिलालेख कौन-कौन से हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम शिलालेख, ठीक है, प्रथम अभिलेख जो था अशोक का, ये आपका इससे क्या जानकारी हमको मिलती है? तो इसमें जो है सबसे पहले कहा गया है कि सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। यानी कि अशोक ने ये कहा है कि मेरी सभी जो है जितनी भी मेरी प्रजा है वो सारी की सारी मेरे संतान के समान है।
दूसरा वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वन्य जीव, ठीक है, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण की बात भी इसमें कही गई है। इसके अलावा पशु बलि पर प्रतिबंध, यानी कि पशुओं को काटने पर या पशुओं की बलि देने पर भी प्रतिबंध का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। इसके बाद क्या इस शिलालेख में किया गया है। दूसरा शिलालेख की अगर बात करें, इसमें जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, इसके अलावा पशु एवं मानव चिकित्सा, इन दोनों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो पशु एवं मानव की चिकित्सा के बारे में बात कही गई, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम की भी बात इसमें कही गई है। बात करें तीसरे शिलालेख की, तो तीसरे शिलालेख में ब्राह्मणों को सम्मान देने और महामात्य, महामात्य मतलब मंत्री, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों को सम्मान देने का उल्लेख भी आपका तीसरे शिलालेख में किया गया है। बात करें पांचवें शिलालेख की, तो धर्म मात्यों की नियुक्ति, यानी कि धार्मिक मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख आपका पांचवें शिलालेख में किया गया है। बात करें सातवें शिलालेख की, तो सातवां शिलालेख जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है, और ये जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था। और इसमें मस्तिष्क व आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क व आत्मा पर नियंत्रण की बात आपकी सातवें शिलालेख में कही गई है। बात करें 11वें शिलालेख की, तो 11वां शिलालेख जो है अशोक की धर्म विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है। धर्म विजयों का विवरण किया गया कि अशोक ने जो है किन किन क्षेत्रों पर धार्मिक रूप से, ठीक है, जहां जहां के राजाओं को संदेश भेजा और उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की, उनको अशोक के धर्म विजयों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 13वां शिलालेख, ठीक है, 13वां शिलालेख आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13वां जो शिलालेख रहा अशोक का, इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, यानी कि कलिंग युद्ध का उल्लेख इसी में किया गया है। बात करें 14वें शिलालेख की, अंतिम शिलालेख की, इसमें धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख आपका अशोक के 14वें शिलालेख में किया गया है। अब बात करें स्तंभ लेखों की, तो इन सब से भी जो है आपके मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब अशोक के साथ स्तंभ लेख कौन-कौन से थे और कहाँ से प्राप्त हुए और अब ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम जो शिलालेख माना जाता है टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख जो है अंबाला से प्राप्त हुआ है। अंबाला से प्राप्त हुआ, अंबाला के टोपरा से प्राप्त हुआ, लेकिन वर्तमान में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इसे ये दिल्ली में है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक वंश के महान शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसे दिल्ली में स्थानांतरित या स्थापित करवाया था। इसके बाद मेरठ स्तंभ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित करवाया गया। सारनाथ स्तंभ की बात करें, तो सारनाथ स्तंभ जो है ये है ये आपका प्रयागराज से प्राप्त हुआ, सॉरी, सारनाथ वाराणसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ, वो यहीं से लिया गया है। अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया है। कहाँ से, तो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पर है, तो वाराणसी में। बात करें चौथे स्तंभ की, तो प्रयाग स्तंभ, ये कौशाम्बी से मिला था, लेकिन वर्तमान में इसे प्रयागराज में स्थापित करवा दिया गया है, और इसे सबसे पहले अशोक ने लिखवाया, इस पे सबसे पहले अशोक ने लिखवाया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी इसके बारे में लिखवाया। इसके बाद जहांगीर व बीरबल ने भी इसके बारे में लिखवाया था, या इस पर लिखवाया था, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बीरबल, जहांगीर और आपका समुद्रगुप्त और अशोक, इन चारों से संबंधित, यानी कि अकबर से भी संबंधित ये था, क्योंकि अकबर के जो है, अकबर के नवरत्न में आपके बीरबल थे, तो बीरबल, यानी कि बीरबल, अकबर, जहांगीर, समुद्रगुप्त और अशोक, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किससे, तो प्रयाग स्तंभ लेख से, जो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में प्रयागराज में है। इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कारुवाकी के दान देने की चर्चा भी की गई है। कारुवाकी के द्वारा दान देने की चर्चा भी इसी अभिलेख में की गई है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कारुवाकी आपकी कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी थी। इसके बाद सांची स्तंभ की बात करें, तो ये वर्तमान में नष्ट हो चुका है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है लोरिया नंदनगढ़, ये बिहार में है, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें रामपुरवा स्तंभ, ये चंपारण से मिला है, लेकिन वर्तमान में इसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थापित करवाया गया है, रामपुरवा स्तंभ। तो ये 7 स्तंभ लेख थे, 14 अभिलेख थे अशोक के। इन सब से जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बात करें मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे, उनके बारे में बात करेंगे, तो 323 बीसी में ये वंश स्थापित हुआ, और 298 बीसी तक जो है आपके इस वंश के प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने शासन किया। तो इस वंश का जो सबसे पहला शासक था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की, और 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा या मगध का शासक बना। इसे यूनानी लेखकों में सैंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाना जाता है। किन लेखकों में, किन पुस्तकों में या किन ग्रंथों में, तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया गया है। इसके दरबार में 2 लेखक थे, एक का नाम था प्लूटार्क और दूसरे थे जस्टिन। जस्टिन चंद्रगुप्त का ही बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। इसके बाद इन्होंने
इन दोनों ने बताया है अपने ग्रंथों में कि 6,40,000 के इसके पास सैनिक थे और इन सभी सैनिकों को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। इनके संपूर्ण भारत को जीत लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही सुदर्शन झील का निर्माण यानी कि इसके समय ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया इनके एक मंत्री के द्वारा, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित है आपका कौन सी सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत पर करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही इनके एक मंत्री ने। इनके 2 बार और इसकी 2 बार मरम्मत भी करवाई गई, 2 बार क्या 3 बार हुई। एक बार अशोक के बारे में भी, ठीक है, अशोक ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। अशोक के बाद रुद्रदामन जो शक वंश का शासक था, इसने भी इसके बारे में जो है इसकी मरम्मत करवाई, जिस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है और जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत में सबसे पहला संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। सबसे पहला भी है और सबसे लंबा है संस्कृत भाषा का, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। शकवंश का शासक था एक, इसने भी इस झील की मरम्मत करवाई। इसके अलावा स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है, इस अभिलेख में इनका भी उल्लेख किया गया है, यानी कि स्कंदगुप्त ने भी इस झील की मरम्मत करवाई थी, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ, अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई। इसके बाद रुद्रदामन शक वंश के जो शासक थे, उन्होंने भी इस झील की मरम्मत करवाई। इसके अलावा गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा भी इस झील की मरम्मत करवाई गई थी। अब बात करें 305 बीसी में, तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था आपका भारत के क्षेत्र में, तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत के क्षेत्र यानी कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध किया या भारत के क्षेत्र पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देखकर वह डर गया, ठीक है, और उसने बाद में संधि कर ली, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देखकर सेल्यूकस निकेटर डर गया था या पराजित हो गया था। कुछ बुकों में पराजित दिया गया है और कुछ में आपका जो है इसको दिया गया है कि ये उसकी सेना को देखकर डर गया था। तो इसने क्या किया, बाद में संधि कर ली, समझौता कर लिया और सारा जीता हुआ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इसने दे दिया। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, एक तो काबुल प्राप्त हुआ था, इसके अलावा कंधार, हेरात, जरोडोशिया और मकरान, ये 4 जो है 1 2 3 4 5 क्षेत्र जो है, 5 क्षेत्र जो सिकंदर ने जीते थे कभी, ठीक है, ये सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान यानी कि ईरान की सीमा तक फैल गया और इसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के द्वारा ही बाद में इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा अपनी एक पुत्री जिसका नाम हेलेना था, उसका विवाह भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे उपहार स्वरूप 500 हाथी दान में दिए थे। 300 बीसी में प्रथम जैन बैठक, पहली जो जैन बैठक हुई, जैन महासंगति हुई, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन करवाया गया। ये भी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुई और जिसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो गया। जो श्वेतांबर थे वे स्थूलभद्र के अनुयायी थे, मैंने आपको पीछे बताया था पिछली वीडियो में। दिगंबर जो थे आपके भद्रबाहु के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ मगध को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया। श्रवणबेलगोला में चला गया क्योंकि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और लोग यहाँ पर मरने लगे थे, जिस कारण ये अपना सारा राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर आपका भद्रबाहु के साथ, जैन धर्म के जो अनुयायी थे भद्रबाहु, उनके साथ आपका मगध को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया और वहीं पर 298 बीसी में संलेखना या संथारा विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद इनके पुत्र शासक बने जिनका नाम था बिंदुसार। 298 बीसी से 272 बीसी तक ये शासक रहे। इसके बारे में बात करेंगे। इसे अमित्र घात, शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। इसे जैन ग्रंथों में सिंहसैन भी कहा गया है और इसके संबंध में जानकारी बौद्ध व जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन ग्रंथों के अनुसार इसकी 16 पत्नियां थी, जिनमें से सबसे प्रिय धर्मा या सुभद्रांगी इनकी पत्नी थी, ठीक है, और इन्हीं के पुत्र का नाम था अशोक। इसके बाद कहा जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम सुसीम था। सुसीम के बाद आपका दूसरा जो पुत्र था इनका आपका अशोक था। अशोक के अलावा एक पुत्र की और जानकारी मिलती है जिसका नाम था तिस, लेकिन ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि आपका इसके 101 पुत्र थे। बिंदुसार ने सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है, और अशोक ने ऐसा नहीं होने दिया, ठीक है। अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था, लेकिन अपने एक भाई तिस की इसने हत्या नहीं की और उसे सिंघल या श्रीलंका का शासक बनाया था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के समय सुसीम को तक्षशिला
तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया गया और अशोक को उज्जैन का शासक बनाया गया या राज्यपाल बनाया गया या गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसी के समय जो है आपका बिंदुसार के समय ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ और ये विद्रोह किया गया था कीचक के द्वारा। एक वहाँ का विद्रोही था कीचक, ठीक है? उसके द्वारा किया गया, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ कि अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा लिया। इसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि अशोक जो है बिंदुसार का एक प्रमुख उत्तराधिकारी या एक योग्य उत्तराधिकारी है, लेकिन बिंदुसार ने सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद बिंदुसार की अगर बात करें तो बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटीयोकस ने डाइमेकस को डाइमेकस को भेजा, जो उसका एक राजदूत था। और इसमें जो है ये क्या लेकर आया था, सूखे अंजीर, इसके अलावा अंगूरी शराब भी लेकर आया और एक दार्शनिक डाइमेकस भी आपका ये सब लेकर आया था, ठीक है? तो सूखे अंजीर और अंगूरी शराब लेकर ये आया था, जिसका नाम था डाइमेकस। ये एक दार्शनिक था, एक विद्वान व्यक्ति था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके अलावा मिस्र के राजा ने भी अपना एक राजदूत इसके दरबार में भेजा, जिसका नाम था डायोनियस। इसके अलावा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसकी स्थापना मक्खली घोषाल के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी के साथ जो 6 वर्षों तक तपस्या करने के लिए बैठा था। तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा, ठीक है? तो 269 ईस्वी से लेकर 269 ईस्वी से लेकर 232 बीसी तक इसका शासनकाल माना जाता है, अशोक का शासनकाल माना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों का ऐसा मानना है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी और इसकी जो मदद की थी वो राधागुप्त के द्वारा की गई थी, जो चाणक्य का शिष्य था। लेकिन इसने अपने एक भाई तीस की हत्या नहीं की और उसे बाद में सिंघल यानी कि श्रीलंका का शासक बनाया था। तो अशोक के नाम के उल्लेख कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? मास्की अभिलेख जो है, मास्की अभिलेख, इसमें अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक दूसरा अभिलेख है जिसका नाम है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय अशोक राजा या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है? तो आपका जो गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें देवनाम प्रिय अशोक या देवनाम प्रियदर्शी अशोक या अशोका के नाम से अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। अब अशोक ने दो शादी की। जो पहला जो इन्होंने विवाह किया था वो आपका उज्जैन की राजकुमारी थी, उज्जैन की राजकुमारी थी जिसका नाम था महादेवी, महादेवी के साथ किया। इसके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन्हीं दोनों को इसने बाद में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। दूसरा विवाह इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद किया। कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग की राजकुमारी थी जिसका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी के साथ विवाह किया, ठीक है? जो अशोक के बाद कुणाल, इसी का पुत्र था आपका कुणाल, ठीक है? कारुवाकी का ये शासक बनेगा और इसके बाद कुणाल का ही पुत्र रहेगा दशरथ, ये भी शासक बनेगा, ठीक है? चलिए जी 261 बीसी में अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में एकमात्र युद्ध लड़ा अपने शासनकाल में, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। 261 बीसी में ये युद्ध हुआ। कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी, तो तोसली जो है, तोसली पर इसने आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया और उस समय कलिंग का जो शासक था उसका नाम था नंदराज, यानी कि कारुवाकी के पिता का नाम था नंदराज, नंदराज था। ये युद्ध जो हुआ इसका कारण क्या था, तो ये हाथियों की प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। शासक नंदराज के साक्ष्य साक्ष्य जो मिलते हैं आपके हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका एक, ठीक है? जो खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, चेदी वंश का शासक था। ये आपका कलिंग का बाद में शासक बना, इसके द्वारा लिखवाया गया। इसमें इस युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध का वर्णन आपका 13वें शिलालेख में भी किया गया है। अशोक के 13वें अभिलेख में भी इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का मन परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म की नीति को अपना लिया। यानी कि युद्ध की नीति को छोड़कर अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया और मोगलीपुत्तिस जो इस समय के बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने इसका धर्म परिवर्तन करवाया, यानी कि उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लेकिन कुछ ग्रंथों का मानना है कि सुसेन के पुत्र निर्ग्रोध ने बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा आपकी अशोक को दी थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का अन्य का भी मानना है कि उपगुप्त जो था उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है? कुल मिला के कोई भी हो, ठीक है? तो आपका जो है अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है? जबकि इससे पहले ये अपने पिता का जो धर्म था शिशुनाग आप कौन सा वंश था आपका आजीवक संप्रदाय, ठीक है? आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके बाद अपने शासनकाल के 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी यात्रा की, ठीक है? और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, जिस बात की जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ से मिला है आपका? नेपाल से प्राप्त हुआ है। नेपाल में, ठीक है?
लुम्बनी नामक स्थान से आपका रुमंदेई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक का ही अभिलेख माना जाता है। 251 बीसी में तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया और मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद इसने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। इसके अलावा अशोक के समय अशोक के समय ही भारत में पहली बार राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया गया। ये पहला शासक माना जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों का या वन्य जीव अभ्यारण्यों का और जो है निर्माण करवाया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में एक शहर पड़ता है आपका श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर जो है आपका वुलर झील के तट पर है, ठीक है। वुलर झील के तट पर है, ठीक है, झेलम नदी के तट पर। तो इस शहर का भी निर्माण अशोक के द्वारा ही करवाया गया था और इसी ने जो है बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी थी। तो ऐसे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अशोक अपने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को मानने लगे थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे। इसने अपने शासनकाल में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप इसको माना जाता है। इसके अलावा दूसरा स्तूप जो है आपका धम्मेक स्तूप है आपका सारनाथ वाराणसी में, इसका निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने छोटे-बड़े लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप की अगर बात करें, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है आपका बोरोबुदुर स्तूप है आपका। ये कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में एक शहर है आपका जावा, द्वीप है जावा। जावा में शैलेंद्र वंशी शासकों ने इस आपका स्तूप का निर्माण करवाया था, शैलेंद्र वंशी शासकों ने, ये जो अशोक के ही समकालीन शासन करते थे। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? बोरोबुदुर स्तूप। कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जावा में। इसके अलावा क्षेत्रफल में अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो राजगीर में है, बिहार के राजगीर में, और इसे शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऊंचाई में अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप रहेगा आपका सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद अशोक प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था, लेकिन इसके द्वारा बाद में जो है शिव को पूजने या शिवलिंग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा शिव या शिवलिंग को पूजने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बात करें उत्तराधिकारी की, तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल हुए। कुणाल के बाद जो है उसी का पुत्र दशरथ, यानी कि अशोक का पुत्र, ठीक है, दशरथ गद्दी पर बैठा। बात करें इस वंश के अंतिम शासक की, तो इस वंश का यानी कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ और 185 बीसी के आसपास इसने शासन किया। और इस वंश का जो अंत हो गया आपका 185 बीसी में, इस वंश का अंत माना जाता है, इस वंश का जो अंत माना जाता है 185 बीसी में माना जाता है। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी जो हत्या की थी इसी के एक मंत्री या सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके एक ब्राह्मण वंश या शुंग वंश की स्थापना की, जो भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है, जिसका नाम था आपका शुंग वंश, ठीक है। तो ये था आपका मौर्यकाल। मौर्यकाल के बाद अगर बात करें तो मौर्योत्तरकाल। मौर्योत्तरकाल में हम आपका शुंग वंश को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी में जो है आपका, ठीक है, कण्वंश को पढ़ेंगे और सातकर्णी वंश, ठीक है, सॉरी सातकर्णी वंश को जो है क्या कहा जाता था? सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश को भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट उनको भी अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो 185 बीसी से 72 बीसी के आसपास मौर्योत्तर काल माना जाता है। इनमें सबसे पहले आया शुंग वंश। शुंग वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को इस वंश का संस्थापक माना जाता है और ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश भी माना जाता है। इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर विदिशा को बनाया। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी ने इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी माना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक इसी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 बौद्ध भिक्षुकों के सर कटवा कर इसने जो है घाघरा नदी में डलवा दिए थे, जिस कारण घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 84,000 स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे उन सबको भी इसने नष्ट करवा दिया था। लेकिन इस बात की जानकारी कुछ ग्रंथों में मिलती है और कुछ में नहीं मिलती। कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि इसने जो है अशोक के स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कहाँ पर? अयोध्या में करवाए थे ये, ठीक है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ पर करवाए? तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है। और इनको जो करवाने वाले थे वे थे पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने ही महाभाष्य ग्रंथ तथा संस्कृत व्याकरण भाषा की रचना भी की थी। इसी के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जो एक विद्वान व्यक्ति थे। योग दर्शन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। महाभाष्य, इसके अलावा महाभाष्य ग्रंथ और संस्कृत व्याकरण की रचना भी इनके द्वारा ही की गई थी। और 2 अश्वमेध यज्ञ जो हुए थे इसके शासनकाल में, वे भी पतंजलि के द्वारा ही किए गए थे। कहाँ पर? अयोध्या में। उससे मित्रशुंग ने मिनांडर शासक को पराजित किया, जो हिंद यूनानी शासक था मिनांडर, इसको पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, एक पुस्तक आती है आपकी कालिदास की, जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक से आपकी
उस वो सॉरी अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपकी किसकी पुस्तक थी? तो कालिदास की पुस्तक थी। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निमित्र शुंग ने सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। इसके अलावा स्तूप में पाषाण इनके पत्थर की रेलिंग शुंग वंश के समय शुरू हुई थी, ठीक है। पहले इसमें लकड़ी की रेलिंग हुआ करती थी। जो स्तूप होते थे बौद्ध धर्म के, तो उनमें जो रेलिंग होती थी चारों ओर की जो बाउंड्री बाउंड्री जो होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। लेकिन शुंग काल में उसका निर्माण पत्थर से किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो देवभूति को माना जाता है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति वासुदेव के द्वारा कर दी गई। वासुदेव इसका सेनापति था, लेकिन उसने इसकी हत्या कर दी। और बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश में ही आपका मनु स्मृति की रचना की गई मनु के द्वारा। ये भी आपका शुंग काल में ही था। बात करें कर्ण वंश की, तो वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक जिसका नाम देवभूति था, उसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। और ये इस वंश का संस्थापक था कौन? तो वासुदेव, ठीक है। और इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो सुशर्मा इस वंश के अंतिम शासक थे। सुशर्मा इस वंश के अंतिम शासक थे और इसकी हत्या इसी के एक सेनापति या दक्षिण के शासक सिमुक के द्वारा कर दी गई। और एक नए वंश की स्थापना की जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना गया। सातवाहन वंश एक विशाल वंश था, लेकिन ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र और एमपी, इसके अलावा कर्नाटक वाले क्षेत्र में था। वह आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ क्षेत्र था। ये वंश था जिसे आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसकी स्थापना किसने की? सिमुक के द्वारा की गई। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। इसके अलावा इस वंश में जो प्रमुख शासक थे सातकर्णी प्रथम, होल, और होल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सप्तशती। सप्तशती इसी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक या सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। बात करें, इसने 106 से 130 ईस्वी के आसपास तक इसने शासन किया। इस वंश का ये 23वां शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने शीशे के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के इसने जारी किए। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की थी। इस बात की जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। नानाघाट अभिलेख जो है आपका सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही लिखवाया गया था। और इस बात की जानकारी मिलती है इसी से कि सातवाहन के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को पूजा के बदले जो है भूमि दान में देने की शुरू की, या भिक्षुकों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू इन्हीं के द्वारा की गई थी। और इस वंश का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, लेकिन शासक जो होता था, राजा जो बनता था, वो पितृ सत्तात्मक होता था। इसके बाद बात करें वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये इस वंश का 24वां अंतिम महान शासक माना जाता है, ठीक है। और इसी जो है इसने प्रथम आंध्र सम्राट, इसी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो पुलवामी तृतीय इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। इस काल के शासकों ने अमरावती कला का विकास हुआ। अमरावती कला का जो विकास हुआ इसी काल में हुआ। और सातवाहन वंश के शासकों की जो भाषा थी वो आपकी प्राकृत थी, जबकि लिपि की बात करें तो ब्राह्मी की। ब्राह्मी का प्रयोग ये लोग करते थे। भाषा इनकी प्राकृत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो है एक दो बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि इनकी भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। कौन सी कला का विकास हुआ? तो अमरावती कला का विकास हुआ। लिपि अगर कौन सी थी इनकी? ब्राह्मी। बात करें चेदी वंश की, चेदी वंश के बारे में बात करते हैं। चेदी वंश के साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होते हैं जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और ये इसको लिखवाया किसने था? तो खारवेल। चेदी वंश का शासक, सबसे महान शासक, प्रतापी शासक माना जाता है खारवेल, उसने इसको लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था और मगध पर आक्रमण करके इसने जिन शीतलनाथ की मूर्ति प्राप्त की थी जिसको महापद्मनंद उठाकर ले गया था। महापद्मनंद जो नंदवंश का प्रथम शासक था वो इस मूर्ति को उठाकर ले गया था, लेकिन खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके इस मूर्ति को फिर से प्राप्त किया। और जैन धर्म से संबंध, ये जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी से संबंधित थी। इस मूर्ति को मगध के शासक महापद्मनंद कलिंग से जीत कर ले गए थे। कलिंग युद्ध के तो जो है कलिंग युद्ध के समय जो कलिंग के राजा थे वे नंदराज थे। इसके बाद जो वंश आएगा आपका वो आएगा गुप्त वंश, ठीक है। इसके बाद जो वंश रहेगा आपका वो गुप्त वंश रहेगा, ठीक है। तो आज हमने जो है मौर्य वंश और उसके बाद के जो जो है कुछ प्रमुख वंश थे उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मौर्य वंश के जो बाद मौर्य वंश के बाद जो वंश रहे थे उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके जो उत्तराधिकारी रहे इस वंश के, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो कौन कौन से रहे? चलिए जी, तो उसको कहा जाएगा आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो मौर्यों के बाद अगर विदेशियों का सबसे पहले आक्रमण हुआ तो वो हिंद यूनानियों का हुआ था। हिंद यूनानियों का ये भारत पर दूसरा आक्रमण था। इससे पहले यूनान के शासक सिकंदर के द्वारा भी आक्रमण किया गया था, लेकिन फिर से दोबारा से, ठीक है, फिर से यानी कि आपका जो है
मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद, ठीक है, भारत पर फिर से हिंद यूनानी आक्रमण हुआ। इन्होंने इन्होंने अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान से भारत में प्रवेश किया था। अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान से प्रवेश किया था। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं, हिंद यूनानी शक और तुम्हारे जो है एक दो वंश और है छोटे छोटे, इनको देख लेते हैं। इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो बैक्ट्रिया को माना जाता है, जो यूरोप में था।